कुछ वक्त पहले मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी। ब्रिटेन से यानी इंग्लैंड से एक कपल इंडिया आया था और ये बात है करीब करीब 29-30 साल पुरानी। तो ये दोनों बेंगलुरु पहुंचे थे और बेंगलुरु में एक लाश मिली थी, एक अंग्रेज की लाश। उस लाश के जरिए पुलिस उस लॉज तक पहुंचती है जहां वो अंग्रेज ठहरा हुआ था और वहां एक लेडी से मुलाकात होती है, वो भी अंग्रेज। और वो लेडी रो रही थी, पुलिस को देखकर घबराई और फिर उसने अपनी कहानी सुनाई और उसने बताया कि उसके साथ रेप हुआ है। फिर इसके बाद जांच होती है, उसके बाद रेपिस्ट पकड़े जाते हैं, उन्हें उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई जाती है। वो पूरा पार्ट उस स्टोरी में मैंने आपको सुनाया था और आज की स्टोरी में उसका लिंक क्लास में डाल दूंगा ताकि जिन लोगों ने वो स्टोरी नहीं सुनाई थी आज की कहानी के बाद उसे ज़रूर सुन लें। तो वो कहानी तो मैंने आपको सुना दी थी, उस अंग्रेज़ जिसके साथ लेडी जिसके साथ रेप हुआ, कैसे उसके रेपिस्ट को पकड़ा गया। तब पुलिस ने 2 टीमें बनाई थी, एक उस लेडी के रेप के केस को सुलझाने के लिए और एक दूसरी टीम उस ब्रिटिश जिसका मर्डर हुआ था उसके कत्ले की तफ्तीश के लिए। तो मैंने एक पार्ट आपको सुनाया, उस लेडी के साथ जो रेप हुआ वो कातिल तक कैसे पुलिस पहुंची, लेकिन उसके पार्टनर का जो कत्ल हुआ वो कहानी अधूरी थी। फिर मैंने बहुत रिसर्च किया, बाकी लोगों से फिर बातचीत हुई और अब उस अंग्रेज़ जिसका कत्ल हुआ था, एक ही रात में उसकी पार्टनर का रेप और फिर उसका कत्ल, 8 किलोमीटर का दायरा। तो वो कहानी कि उस कत्ल के बाद कैसे हुआ, उस कातिल तक पुलिस कैसे पहुंची, उस अंग्रेज़ का नाम कैसे पता चला और कैसे एक फॉरेंसिक रिपोर्ट ने 29 साल पहले पुलिस को कातिल तक पहुंचा दिया था। तो पेश है पूरी कहानी। ये कहानी है 1996 की। नया साल का खुमार उतर चुका था, 5वां दिन था, 5 जनवरी 1996। अचानक बेंगलुरु पुलिस को खबर मिलती है कि बेंगलुरु में एक सुनसान जगह पर, जो इलाका था चंद्रा लेआउट, वहाँ एक फॉरेनर की लाश पड़ी हुई है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है, देखती है कि हाँ एक लाश पड़ी है, उसके सर पर और बाकी जगहों पे चोट के निशान हैं और बाकी उसकी शिनाख्त के लिए कोई ऐसी चीज़ मिलती नहीं सिवाय एक पर्ची के जो उसकी जेब में थी, और वो पर्ची जो थी वो एक कपड़े का बिल था। उस बिल के ज़रिए पुलिस उस शॉप तक पहुंचती है। उस शॉप पर जाकर उस बिल को दिखाया जाता है तो वहाँ से उस मरने वाले का नाम पहली बार सामने आता है। पता चला वो जो पर्ची थी उसने कुछ शॉपिंग की थी और उसी का वो बिल था जो उसकी जेब में था और उस बिल पर उसका नाम लिखा हुआ था जेम्स विलियम्स स्टुअर्ट। तो मरने वाले का नाम जेम्स विलियम स्टुअर्ट था। अब पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, तफ्तीश शुरू की। अब पैरेलल उधर 2 इंक्वायरी चल रही थी, एक उसकी पार्टनर की जिसके साथ रेप हुआ और एक दूसरी टीम बनाई गई। तब एक इंस्पेक्टर अब्दुल अजीम हुआ करते थे उनकी लीडरशिप में। तो अब इंस्पेक्टर अजीम की जिम्मेदारी ये थी कि वो स्टुअर्ट के मर्डर के केस को सुलझाए। अब कोई विटनेस नहीं, कोई गवाह नहीं, और जो जगह थी जहाँ पर लाश मिली थी, वहाँ से लाश मिलने के बाद उसी केस के सिलसिले में पुलिस एक गेस्ट हाउस तक पहुँची थी जहाँ वो लेडी मिली थी और जिसने कहा था कि उसका रेप हुआ है। तो उस लेडी के ज़रिए पुलिस को ये पता चला कि ये दोनों उस रात 5 जनवरी को एक रेस्तरां में गए थे और वहाँ उन्होंने खाना खाना था रात का। लेकिन रेस्तरां में जाते ही जैसे ही खाना शुरू हुआ उसके बाद अचानक स्टुअर्ट के पेट में दर्द हुआ। उसने कहा कि मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, तुम खाना खाओ, मैं गेस्ट हाउस वापस जा रहा हूँ। और वो अपनी पार्टनर को छोड़कर चला गया, लेकिन उसके बाद वो लौटा नहीं। इधर उसकी पार्टनर जब खाना खाकर जाती है तो ऑटो वाला उसको ले जाकर दूर उसके साथ रेप करता है। तो ये दोनों कहानी थी, लेकिन 2 टीम अलग अलग जांच कर रही है। तो पुलिस जब उस लेडी से बात करती है तो पता चलता है कि इन दोनों ने रात को रेस्टोरेंट में खाना खाया था। उसके बाद वो गायब और उस रेस्तरां से उस जगह की दूरी थी 8 किलोमीटर जहाँ स्टुअर्ट की लाश मिली थी। अब पुलिस बाकी तफ्तीश कर रही है। उस ज़माने में ना CCTV कैमरे, ना मोबाइल का इतना चलन, तो बड़ा मुश्किल काम, लेकिन अपनी कोशिश में लगी रही। इसी दौरान अब लास्ट जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो पुलिस को मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह लिखी हुई थी, सर पे किसी बदनी चीज़ से मारा गया है, बाकी सारी चीज़ें थी। लेकिन एक ऐसी चीज़ लिखी थी उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिससे पुलिस के कान खड़े हो गए। इंस्पेक्टर अजीम को लगा कि शायद ये वो चीज़ है जिससे वो कातिल तक पहुंच सकते हैं।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि मरने वाले यानी स्टुअर्ट के गले के फूड पाइप में खाना मिला है और वो बिल्कुल ताज़ा, हजम भी नहीं हुआ। और इसका मतलब ये है कि जिस वक्त स्टुअर्ट की मौत हुई उससे मुश्किल से 8-10 मिनट पहले उसने खाना खाया, कुछ भी फूड कंज्यूम किया है, तो मैक्सिमम 10 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फूड पाइप में वो खाने का अंश मिला। अब जब इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पढ़ा इंस्पेक्टर अजीम ने, तो उन्हें लगा कि 10 मिनट पहले मुश्किल से खाना खाया और 10 मिनट के बाद उसका कत्ल हो गया। यानी इस रेस्तरां से वो जहाँ गया वो सब कुछ 10 मिनट के अंदर हो चुका है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि जो बॉडी मिली है वो उस रेस्तरां से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ तक पहुँचने में ही 10 मिनट से ज़्यादा का वक्त लगेगा। तो अगर कत्ल खाना खाने के ठीक 10 मिनट के अंदर हो गया तो फिर बॉडी 8 किलोमीटर दूर कैसे थी? इसका मतलब यह है कि कत्ल करने के बाद लाश वहाँ फेंकी गई। अब जब ये चीज़ क्लियर हो गई तो अब ये तय करना था कि जिस रेस्टोरेंट में इन लोगों ने खाना खाया वहाँ से उस जगह की जो रूट है जहाँ बॉडी मिली है, चंद्रा लेआउट इलाके का नाम, वो रूट कौन सा है, वहाँ कौन कौन से रास्ते में क्या क्या जगह पड़ती है और ऐसे कौन कौन से जगह हो सकते हैं जहाँ पर स्टुअर्ट को मारा गया हो। अब चूंकि कत्ल रात को हुआ, बॉडी रात को मिली, तो फिर इंस्पेक्टर अजीम ने तय किया कि वो रात को ही उस रेस्तरां से उस जगह तक जहाँ बॉडी मिली है वो चक्कर काटेंगे टीम के साथ और देखेंगे कहाँ पे पॉसिबली स्टुअर्ट को मारा जा सकता है। अब पुलिस की टीम लग गई इसमें, निकली और उस रेस्तरां से लेकर रास्ते में कहाँ कहाँ, और ये भी देख रही है टाइमिंग कि 10 मिनट के अंदर अंदर, और अगर मर्डर हुआ है तो इसका मतलब है कि पहुंचने में मुश्किल से 5 मिनट, बाकी 5 मिनट के अंदर कत्ल हुआ होगा। तो 5 मिनट के दायरे में कौन कौन सी ऐसी जगह है? तो जब वो निकले तो उनको बहुत सारी चीज़ें मिली, कुछ चर्च मिले, स्कूल मिला। वहाँ जाकर पूछताछ की कि आप लोगों ने 5 जनवरी की रात कुछ देखा, पर कोई क्लू नहीं मिला, किसी ने कुछ बताया नहीं कि नहीं ऐसी कोई भी अजीब चीज़ उन्होंने नहीं देखी। अब धीरे धीरे आसपास के जितने भी इलाके, खासतौर पर पुलिस की नज़र थी उन इलाकों पर जहाँ पर सन्नाटा, सुनसान हो, क्योंकि खुलेआम तो कत्ल कोई अंग्रेज़ का करेगा नहीं, इस तरीके से लोग पहचान जाएंगे ये टूरिस्ट है। तो वहाँ पे बहुत सारी जो ऐसी जगह थी, चर्च रात को सुनसान, स्कूल रात को चलता नहीं है वो भी खाली, वहाँ सारी चीज़ें बात कर ली लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अब अगली रात आ गई, पुलिस अब और आगे बढ़ी, एक एक चीज़ को देख रही है कि कुछ सुनसान ऐसी जगह है। तभी आगे चलकर पुलिस को एक पुराना पेट्रोल पंप दिखाई दिया। उस पेट्रोल पंप को अब कन्वर्ट करके एक तरह से आप ये समझिए कि गोडाउन बना दिया गया था और वो स्टील और बाकी चीज़ें वहाँ पे सब सारे सामान रखे होते थे और वो भी सन्नाटे में था और वो उसी दायरे में था उस रेस्तरां के और उस 10 मिनट के जिसमें स्टुअर्ट का कत्ल हुआ था। अब पुलिस पहुंचती है उस पुराने पेट्रोल पंप वाली जगह पर जो अब एक गोडाउन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। वहाँ जाने के बाद पुलिस की नज़र एक गार्ड पर पड़ती है, सिक्योरिटी गार्ड था, कोई ऐसी चीज़ थी नहीं, एक ही गार्ड काफ़ी था। अब इंस्पेक्टर अजीम और उनकी टीम पहुंची और उस गार्ड से पूछा कि भाई यहाँ 5 जनवरी की रात कुछ हुआ, आपने कुछ देखा? गार्ड ने कहा नहीं साहब, मैंने तो कुछ नहीं देखा और वैसे भी मैं यहाँ 7 जनवरी से ड्यूटी पर हूँ, मुझे यहाँ आए हुए 2-3 दिन ही हुए। तो उसने कहा अच्छा पहले कौन था? तो बोला साहब जो पहले यहाँ पे गार्ड था वो अचानक छुट्टी पर चला गया, ये हो सकता है उसने नौकरी छोड़ दी और बस उसने इतना कहा कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है और मैं घर जा रहा हूँ, और वो चला गया। बड़ी नॉर्मल सी बात थी पुलिस और गार्ड के बीच की। फिर इधर उधर ढूंढते रहे, अचानक इंस्पेक्टर अजीम को ख्याल आया कि ये गार्ड 2-3 दिन पहले अचानक चला गया और पिछले काफ़ी वक्त से यहाँ काम कर रहा था और जिस रात की बात है उसके अगले ही दिन से ये गायब है। इसका अचानक छुट्टी पर जाना, अचानक नौकरी छोड़ना और जो 5 जनवरी की बात हो रही है उसके नेक्स्ट डे 6 जन, तो कहीं ये दोनों केस की कड़ियाँ इस गार्ड तक तो जाकर नहीं जुड़ती है। अब जैसे ये ख्याल आया, क्योंकि सारी चीज़ें मिल रही थी कि गार्ड का उसी सुबह से ड्यूटी पर चले जाना, नए गार्ड का आना अचानक इमरजेंसी में, तो अब पुलिस को लगा कि कुछ तो है
अब इस गार्ड के बारे में जानकारी हासिल करना है। तो एक सिक्योरिटी एजेंसी थी वहाँ पर जिसने इस गार्ड को रखा था, और ये जो सिक्योरिटी एजेंसी थी ये कोई मामूली सिक्योरिटी एजेंसी नहीं थी, बल्कि ये सिक्योरिटी एजेंसी एक ऐसे शख्स की थी जो आगे चलकर कर्नाटक में एमएलए बने, और इस सिक्योरिटी एजेंसी का नाम था गरुड़ा सिक्योरिटी सर्विसेज। और जो इनको देख रहे थे गरुड़ा सिक्योरिटी सर्विसेज को, वो बेटे थे कर्नाटक के एक्स डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के। तो ठीक ठाक प्रोफाइल, पोर्टफोलियो, और ये थे मिस्टर BN गरुड़ाचर, जो गरुड़ाचर डीजीपी थे कर्नाटक के। तो उनके बेटे जो बाद में एमएलए बन गए, उदय गरुड़ाचर, उनकी ये सिक्योरिटी एजेंसी थी जो बहुत बड़े पैमाने पर ऐसी जगहों पर गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड को सप्लाई करते थे। अब अच्छी खासी बड़ी नामी सिक्योरिटी कंपनी। अब ये लगा कि वहाँ जाएंगे तो पहले टीम गई, सिक्योरिटी एजेंसी से पूछा, भाई आपका एक गार्ड था जो उस पेट्रोल पंप पर काम करता था, वो अचानक चला गया, तो आप कुछ उसके बारे में बताएंगे। उस गार्ड का नाम था महादेवैया, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसी ने ये कहकर टाल दिया कि देखिए हम अपने सिक्योरिटी गार्ड की पर्सनल डिटेल आपको नहीं दे सकते। तब तक इंस्पेक्टर अजीम सादी वर्दी में थे, एजेंसी वाले ने पहचाना नहीं। फिर उन्हें लगा कि ऐसे तो डिटेल मिलेगा नहीं और उस सिक्योरिटी गार्ड तक पहुंचना ज़रूरी है। तब उन्होंने जो भी वहाँ पे इंचार्ज था उससे कहा कि MG रोड पर एक ज्वेलरी शॉप में रॉबरी हुई है करीब 1 करोड़ रुपए की, और उस MG शॉप में भी सिक्योरिटी आपकी कंपनी ने प्रोवाइड किया है, तो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ भी आपके हैं। इत्तेफाक से MG रोड से जो रॉबर हैं, लुटेरे हैं, जब वो लूट कर भाग रहे थे तो आपके उसी पेट्रोल पंप पुराने के पास से गुजरे हैं और फिर आगे जाकर गायब हो गए। मामला 1 करोड़ का है, आपकी सिक्योरिटी एजेंसी अच्छी है, तो आपके इस गार्ड से हमें मदद मिल सकती है उन लुटेरों को पकड़ने में। तो इसमें आपकी सिक्योरिटी एजेंसी का नाम भी होगा। अब जैसे ही ये बात सिक्योरिटी एजेंसी के मैनेजर को पता चला, फिर पता चला कि ये सामने वाले इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर अजीम, और उसे लगा कि हमारे गार्ड को किसी मुश्किल की वजह से नहीं ढूंढा जा रहा, बल्कि मदद मांग रही है पुलिस। उसने अपने सीनियर बॉसेस से बात की, फिर उसने कहा ठीक है साहब, हम देते हैं, अगर अच्छा काम है, आप हमारे गार्ड की वजह से रॉबरी सुलझ जाए, इससे बेहतर क्या होगा, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी का नाम भी होगा। अब उसने पता दे दिया महादेवैया का। महादेवैया मांड्या डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था, गिरिनगर में, बेंगलुरु में। अब इंस्पेक्टर अजीम अपनी एक टीम को लेकर गिरिनगर पहुंचते हैं, उस बताए हुए पते पर पहुंचते हैं। दरवाज़ा नॉक होता है, अंदर एक शख्स बिस्तर पर लेटा हुआ है, सादी वर्दी में पुलिस। उन्होंने पूछा कि भाई हम यहाँ महादेवैया से मिलने आए। वो कहता है जी मैं हूँ, शायद वो थोड़ा सा बीमार था। इसके बाद महादेवैया को गाड़ी में बिठाया जाता है और बेंगलुरु लाया जाता है। अब उससे पूछताछ शुरू होती है। उसे पूछा जाता है कि तुम अचानक 6 जनवरी को ही क्यों नौकरी छोड़ कर गए, उससे पहले तो तुम सवार, सब कुछ ठीक था, और उससे रात एक लाश मिली थी, तुम्हारा उसका क्या कनेक्शन, तुमने मारा है। ये सुनते ही वो कांपने लगा, फिर बोला साहब मैं कातिल नहीं हूँ, लेकिन मैं डर गया था इसलिए चला गया। तो उसने कहा क्यों डरे, क्या कहानी है। तब उसने बताया कि साहब जिस पुराने पेट्रोल पंप पे मैं ड्यूटी देता था, उस जगह पर अक्सर 2 लोग आया करते थे, उनमें से एक का नाम फ़खरुद्दीन और एक का नाम शब्बीर अहमद, और इसके अलावा एक सनाउल्ला नाम का ऑटो ड्राइवर। तो ये रात को आकर बैठा करते थे, मैं भी, मेरा टाइम पास हो जाता था, गप्पे मारते थे, कभी कभी ये लोग ड्रिंक करते थे। बोला ये सभी 5 जनवरी की रात आए थे। ख़ासतौर पर पहले 2 लोग आए, उनमें से फ़खरुद्दीन और शब्बीर था, और इन दोनों के साथ एक अंग्रेज़ था। अंग्रेज़ से ये कुछ ड्रग्स की बात कर रहे थे। फिर अचानक अंग्रेज़ ने कुछ पर्स खोला, उसमें काफ़ी पैसे थे। फिर इन दोनों में कुछ बात हुई, मैं कुछ समझ नहीं पाया। उसका अचानक उन्होंने, जब अंग्रेज़ वहाँ से जाने लगा तो उसे पकड़ा और लोहे के रॉड से उसके सर पर हमला कर दिया। फिर उसके सारे पर्स वर्स ले लिए, लेकिन थोड़ी देर में उन्हें पता चला कि ये तो मर गया। वो दोनों घबरा गए। उसके बाद बॉडी को उन्होंने साइड में रखा। फिर सुबह करीब 4 बजे के आसपास ऑटो ड्राइवर सनाउल्ला अक्सर नाइट ड्यूटी करके यहाँ थोड़ी देर सुस्ताने आता है, वो आया। फिर सनाउल्ला को इन दोनों ने बताया, फ़खरुद्दीन और शब्बीर ने। फिर लोगों ने उसकी लाश को एक कपड़े में लपेटा और उसी ऑटो में डाला, और फिर इसके बाद यहाँ से चले गए। मुझे आगे की कहानी नहीं मालूम।
अब उसने 3 नाम बताए, लेकिन उसने कहा कि मैं डर गया था, मेरा कोई रोल नहीं था। जब ये सारी बातचीत हो गई तो अब पुलिस के पास 3 नाम थे। पहले वो फ़खरुद्दीन के पास गए, उसे उठाया, फिर शब्बीर अहमद को उठाया, फिर इसके बाद सनाउल्लाह को उठाया। जब तीनों को उठाया तो फिर एक कहानी सामने आई। कहानी ये थी कि उसी रात, जिस रात स्टुअर्ट की गर्लफ्रेंड का रेप हुआ था, स्टुअर्ट तबीयत खराब या पेट में गड़बड़ी की वजह से रेस्तरां से बाहर निकला और वो घर जाने लगा। रास्ते में उसे फ़खरुद्दीन और शब्बीर मिला। उसने उससे कहा कि हमारे पास गांजा है, बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट आते हैं जो ड्रग्स खरीदते हैं, और उसने उनको बहुत सस्ते में देने का वादा किया। उसने कहा ठीक है। उसने कहा थोड़ी दूरी पर है, वहाँ पर रखा हुआ है। अंग्रेज़ उसके पीछे पीछे वो चल पड़ा स्टुअर्ट। उसके बाद वो इसी पुराने पेट्रोल पंप पर लाया, उसने उसे दिया। जब अब तक कोई इरादा नहीं था लूटपाट का। जब गांजे के बदले पैसे देने के लिए स्टुअर्ट ने अपना पर्स खोला तो उसने देखा कि उसमें काफ़ी पैसे हैं। इनकी नीयत बिगड़ गई, इन्होंने उसको लूटने की कोशिश की। स्टुअर्ट ने विरोध किया और इसी विरोध के दौरान उन्होंने लोहे के रॉड से उसके सर पर हमला कर दिया। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वो मर गया। फिर क्या करें, तो उन्होंने अपने ऑटो ड्राइवर साथी सनाउल्लाह के साथ मिलकर तो उन्होंने देर रात उसकी बॉडी को वहाँ रखा और फिर ले जाकर वहाँ से करीब 8 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर फेंक दिया। अब ये तीनों गिरफ्तार हो गए। इन तीनों के साथ एक और साथी भी इनका गिरफ्तार हुआ, और उसकी गिरफ्तारी की वजह ये थी कि जब स्टुअर्ट और उनकी गर्लफ्रेंड दोनों रात को रेस्तरां खाना खाने जा रहे थे तब उनमें से एक ने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीज़ी की थी, और उसे पता था कि फिर ये सब रात को क्या हुआ है। तो एक एक कर सबको पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके बाद ये कोर्ट में केस गया। कोर्ट में केस जाने के बाद इन चारों को उम्र कैद की सज़ा हुई, लेकिन महादेवैया को बरी कर दिया गया था, इसलिए कि उसका इस मर्डर में कोई रोल नहीं था। सिर्फ इतनी गलती थी कि उसके सामने एक क्राइम हुआ, एक जुर्म हुआ, और उसने पुलिस को बताने की बजाय वो वहाँ से भाग गया। बट उसने दलील ली कि वो डर गया था, तो इसीलिए उसको इस मामले में कोई सज़ा नहीं। बाकी 4 को ताउम्र कैद की सज़ा हुई। अब चारों जेल पहुँच गए। अब यहाँ से कहानी एक दूसरी करवट लेती है। अब जब सभी जेल पहुँच गए, जेल जाने के बाद अब इनकी सारे गरीब घर से ही थे, कमाने वाले लगभग यही थे। अब इनकी फैमिली में दिक्कतें शुरू हो गई। तो इंस्पेक्टर अजीम जो थे उनसे इनका परिवार के लोग चारों के अलग अलग मिलने आते थे। एक बार पता चला कि इनमें से एक की बहन की शादी है, लेकिन पैसे नहीं है। इंस्पेक्टर अजीम ने अपने साथियों के साथ मिलकर पैसे कलेक्ट किए, पैसे भिजवाए और शादी करवाई उनमें से एक अक्यूज़ की। जो उम्र कैद की सज़ा हुई थी तब 14 साल की होती थी। फिर एक की माँ बीमार हो गई, पिता पहले ही मर चुके थे, इलाज के लिए पैसे नहीं थे। फिर इंस्पेक्टर अजीम ने अपने डिपार्टमेंट पुलिस वालों के साथ मिलकर इकट्ठा किया, माँ का इलाज करवाया। बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई का ये भी पुलिस ने किया। फिर धीरे धीरे वक्त बीता। फिर इंस्पेक्टर अजीम ने भी पुलिस से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। उसके बाद वो पॉलिटिक्स में उतर आए। पॉलिटिक्स में उतरने के बाद 2004 में कर्नाटक असेंबली का इलेक्शन लड़ा वहाँ पर, और जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे इस दौरान में ये लोग अपनी सज़ा काट चुके थे और कुछ को जेल में चुके छुट्टियाँ भी गिनी जाती हैं। तो 14 साल की सज़ा थी उस वक्त के हिसाब से उम्र कैद, लेकिन वो छुट्टियाँ, पेरोल, ये सब मिलाकर वो थोड़ा पहले ही हो गया। तो लगभग 10-12 साल में सभी बरी हो गए। बरी हो गए तो एक दिन इंस्पेक्टर अजीम, जब इंस्पेक्टर रहे नहीं, पॉलिटिशियन बन गए थे, एक असेंबली इलेक्शन में ओपन जीप पर अपने ही चुनाव की कैंपेनिंग कर रहे थे। जब कैंपेनिंग कर रहे थे तो अचानक उन्होंने देखा कि उनके कार्यकर्ताओं के बीच में एक शख्स उनके इलेक्शन के पॉम्फलेट जो है वो बांट रहा है। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा कि ये उन चारों में से एक था जिसे इन्होंने पकड़ा था, जिसे उम्र कैद की सज़ा हुई। अब अजीम घबरा गए क्योंकि उन्हें अरेस्ट किया था, उम्र कैद की सज़ा दिलवाई, और वो बेहद करीब उनके उस रैली में। उन्हें लगा ये बदला लेने आया। अपने लोगों को इशारा किया। इशारा करने के बाद वो जब सब करीब आए तो फिर उसे बुलाया। बोला तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
उसका नाम फखरुद्दीन था। तो आया और उसने बोला कि सर मैं आपके इलेक्शन में कैंपेनिंग अपने मर्जी से करने के लिए आया हूँ। उसकी वजह ये है कि आपने मेरे घर वालों पर जो एहसान किया है मैं किसी तरह उसको उतारना चाहता हूँ। जब मेरी माँ बीमार थी तो आपने अस्पताल में इलाज करवाया और हालांकि वो बाद में नहीं रही, लेकिन फिर आपने उनके आखिरी रस्म के लिए भी पैसे भिजवाए। तो हम लोगों ने तय कर लिया था जेल में चारों ने कि बाहर आने के बाद कोई कभी क्राइम नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा, इंस्पेक्टर अजीम ने, एक्स इंस्पेक्टर अजीम ने, कि उन्होंने सारे कर्नाटक के रिकॉर्ड खंगाल लिए। उस इंसिडेंट के बाद इन चारों के नाम कर्नाटक के किसी क्राइम में कभी सामने नहीं आया। तो कई बार असली पुलिसिंग जो होती है, लोगों को सज़ा तो देना, लेकिन फिर वापस उसको सुधारने के छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, उससे भी इंसान बदल सकता है। एक कहानी एक ये भी सबक देती है कि छोटी छोटी चीज़ें और छोटे छोटे सबूत कैसे किसी भी पेचीदा केस की गुत्थियां सुलझा सकती हैं। सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक लाइन कि मरने से पहले या मौत से 10 मिनट पहले उसने खाना खाया था, क्योंकि फूड पाइप में वो खाना वैसे ही था। अब इस 10 मिनट को पकड़कर पुलिस ने सबसे पहला जो निकाला क्लू वो यही था कि 8 किलोमीटर दूर तो इसका कत्ल हुआ नहीं, क्योंकि 10 मिनट में वो पहुंच नहीं सकता है और रेस्तरां से निकलने के फ़ौरन बाद इसे मारा गया। तो उस 10 मिनट को कैलकुलेट करके उस रेस्तरां से आसपास की अगर जगह की पुलिस छानबीन या तलाशी नहीं करती और एक छोटे से गार्ड की बात, बहुत मामूली बात, कि मैं 2-3 दिन पहले आया हूँ, मुझसे पहले वाला गार्ड चला गया, इसमें ऐसी कोई लाइन नहीं है। लेकिन यहाँ पर हाजिर दिमागी और दिमाग लगाना कि सिर्फ 2-3 दिन पहले वो गार्ड अचानक क्यों गया, ये भी एक लाइन ऐसी थी। ये दो चीज़ें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की 10 मिनट वाली बात और एक गार्ड का ये बोलना कि दूसरा गार्ड अचानक गया, इन दो चीज़ों ने कायदे से इस मर्डर के केस को सुलझा दिया। इसीलिए कहते हैं क्राइम सीन में, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में छोटी छोटी बातें अगर एक आईओ यानी इन्वेस्टिगेटिंग अफसर दिमाग में रखे तो फिर मुश्किल नहीं है किसी भी पेचीदा केस को सुलझाना। बट ज़रूरी है आँख कान नाक सब खुले रहे और छोटी छोटी चीज़ों से आप सुराग ढूंढें। तो ये थी आज की कहानी, और मैंने कहा कि जो इसी कहानी का जो पहला पार्ट था जो मैं आपको सुना चुका था, स्टुअर्ट की पार्टनर का कैसे रेप हुआ और फिर कैसे उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, वो भी दिलचस्प कहानी। इस कहानी के आखिर में उसका लिंक होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा वो ज़रूर देखें, फिर ये दोनों आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो अब कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज डॉक्टर गौतम मुंजल जी, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे डॉक्टर गौतम मुंजल जी, एंड आप हमेशा अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, ये मेरी दुआ है। और भेजा है ये आयुष मुंजल ने, उनके बेटे हैं आयुष मुंजल, बल्कि आरुष मुंजल है शायद, नाम में गड़बड़ हो तो माफ़ी चाहता हूँ, बट हैप्पी बर्थडे डॉक्टर गौतम जी। साथ ही सुरेश कामले, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सुरेश जी। और ये भेजा है रमेश चौहान ने। आशीष जाटव का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आशीष। और ये भेजा है भाम्बानी शंकर गौड़ा ने। रेणु सैनी, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रेणु जी। और ये भेजा है करण भाटिया साहब ने। साथ ही जियांश कहरा, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे जियांश। और ये संतोष कहरा जी के बेटे हैं। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।